वेलकम टू लाइट हाउस यूपीएससी। मेरा नाम है इतिशा राय और आज से जब तक आपका यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हम अपना हर दिन हम लोग डेडिकेट करेंगे अपने गोल को लेके, यानी कि अपने असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम को लेके। ओके, सो बिफोर गोइंग टू एवरी अदर डिटेल जिसमें मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट डिटेल ऑफ पेपर 2। यूपीएससी जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसमें 2 पेपर होते हैं, आपको भी पता है। एक होता है हमारा पेपर 1, दूसरा होता है हमारा पेपर 2। पेपर 1 पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रहता है, जो यूपीएससी के बाकी एग्ज़ाम यानी कि सीडीएस, सीएससी ये सब में जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसका एक कलेक्शन रहता है। पेपर 2 हमारा सब्जेक्टिव रहता है। इस सब्जेक्टिव पार्ट में हमें 4 एस्से, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एड्रेस करना रहता है। पेपर 2 बहुत ही ज़्यादा डायनामिक रहता है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के बीच में, जहाँ तक मैंने देखा है, जब मैं एज अ स्टूडेंट थी तब भी, जब मैं एक टीचर बनी उसके बाद भी, पेपर 2 हमेशा एक अनसर्टेनिटी का एक साया आपके सर पे मंडराते रहता है। पेपर 2 में हमेशा ये रहता है कि कैसे करेंगे, लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, लिखेंगे भी तो कौन से टॉपिक पे कितना प्रैक्टिस करें, कंटेंट कहाँ से लाए, कंटेंट ले भी आए हैं तो उसको कितना याद करें। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और इसका एक रिजल्ट होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बट अगर हम देखें कि क्या रीज़न है कि वाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इन पेपर 2, तो इसके लेके हमें जो करंट हमारा सिनेरियो है आपके साथ, बाकी लोगों के साथ, इसे प्रॉपरली समझना होगा। सबसे पहले एक चीज़ देखो, इफ़ यू गो टू द मार्केट, आप कहीं भी जा रहे हो और आपको पेपर 2 की तैयारी स्टार्ट करनी है, यू विल रियलाइज़ कि कंटेंट जो है, कंटेंट का समुंदर भरा पड़ा है। कंटेंट आपको, चाहे वो मेजर जो हमारे सीएपीएफ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सीएससी के भी इंस्टीट्यूट से आपको कंटेंट आप डिराइव कर सकते हो अगर आप सीएससी के स्टूडेंट हो। इसके अलावा आपको बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, इनफैक्ट आजकल तो एआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है जो हमें किसी भी टॉपिक पे बना बनाया कंटेंट प्रोवाइड करा सकता है। तो कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट पेपर 2 इज़ नॉट लिमिटेड टू कंटेंट, राइट। पेपर 2 कभी भी कंटेंट के लिए लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट आई विल ऑलवेज से कि पेपर 2 इज़ मोर दैन कंटेंट। पेपर 2 में हमेशा राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। आपका राइटिंग कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रहे हो, ये मैटर करता है मोर दैन कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेके चैलेंजेस लिखने हैं, आपने 2 चैलेंज लिखे हैं, सामने वाले ने, आपने 2 नहीं, आपने 6 चैलेंज लिखे हैं, सामने वाले ने 3 चैलेंज लिखे हैं, बट उससे रियल लाइफ एग्जाम्पल लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें पोल्यूशन के बारे में बात हो रहा है तो आपने 6 चैलेंजेस लिखे, जैसे रिवर में जो डिस्चार्ज होता है, रिलीजियस जो वेस्ट डंपिंग होता है रिवर में, वो सब के बारे में, रिचुअल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम डंप करते हैं उसके बारे में लिख दिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में लिख दिया। फिर उसके बाद आपने लिख दिया कि लैक ऑफ गवर्नमेंट फोकस, ठीक है। तो एक हमारे रिलीजियस वेस्ट के बारे में हो गया, एक हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में हो गया, एक हमारा गवर्नमेंट फोकस, और ऐसे करके आपने 6 पॉइंट लिखे। सामने वाले स्टूडेंट ने 6 पॉइंट नहीं लिखे, उसने 3 ही पॉइंट लिखे, बट 3 पॉइंट में उसने प्रॉपर एग्जाम्पल दिए। रिलीजियस वेस्ट जैसे गंगा, और गंगा को मैंने कंपेयर किया थेम्स से। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसमें मैंने डायरेक्टली यमुना का रेफरेंस दे दिया। और गवर्नमेंट, लैक ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों के कंटेक्स्ट में मैंने कलेक्टिवली यमुना का दे दिया। या फिर गवर्नमेंट के फोकस में मैं क्या करूँगी कि साउथ में जो अब नया नया जो हमें पता चल रहा है कि ये भी रिवर पॉल्यूटेड है, हैदराबाद, बैंगलोर, इन सब के आसपास की जितनी नदी है वो पॉल्यूटेड होते जा रही है, और गवर्नमेंट इस पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रही। तो आपको क्या लगता है किसको एक जो इवैल्यूएटर है वो ज़्यादा अच्छे नज़रिए से देखेगा, उसे जिसने सिर्फ प्लेनली 6 पॉइंट्स लिखे, या उससे जिसने पॉइंट्स कम लिखे लेकिन आर्टिकुलेट अच्छा से किए। एक और चीज़ समझना, कोई भी अगर स्पीकर जाता है, मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अगर एक स्पीकर जाता है और वो स्पीकर जाके अपना कंटेंट जो है वो बंदा यहाँ पे जाके बोलता है, अब उस स्पीकर ने बहुत सारा कुछ पढ़ाई किया है, बहुत सारा कुछ समझा है,
बट वो जब कंटेंट बोलने जाता है ना तो वो बस फैक्ट्स को प्लेनली प्रेजेंट करके आ जाता है। क्या आपको लगता है कि आप इस स्पीकर के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड रहेंगे? दूसरी तरफ एक स्पीकर जाता है जो कंटेंट कम देता है बट उसका बोलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा कैची है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को देखिए, जो एक अच्छा स्पीकर होता है वो अल्टीमेटली मास का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। यही होता है एक राइटर के साथ। अगर आप प्लेनली सिर्फ कंटेंट लिख के आ जाओगे तो ये क्या होगा, ये जो रीड कर रहा है, आप रीड करोगे, मैं रीड करूँगी, कोई भी रीड करेगा, उसके लिए पूरा कंटेंट क्या हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा। लेकिन कोई और है जिसने कम कंटेंट लिखा है लेकिन उसने सामने वाले के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की है। जैसे अगर इसमें चैलेंजेस लिखना है तो ये वाला स्टूडेंट लिख रहा है देयर आर मेनी चैलेंजेस। अब हम इधर क्या लिख रहे हैं कि सैडली द रिवर्स ऑफ इंडिया फेस मेनी ऑब्स्टैकल्स, एग्जाम्पल रिचुअल वेरिफिकेशन, सॉरी रिचुअल डंपिंग। और फिर उसमें मैं मेंशन कर रही हूँ कि गंगा which is treated as a goddess is more polluted than every other river which is not treated as any god or goddess। ठीक है, तो इस पार्ट में मैंने क्या किया, इस पार्ट में मैंने इवैल्यूएटर के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की है। तो ऑब्वियसली आप भी जब मेरे आंसर रीड करोगे और मैं इमोशनल कनेक्ट बना रही हूँ तो आपको मेरा आंसर पढ़ने में मज़ा आएगा। और वही चीज़ होगा वहाँ पे इवैल्यूएटर के साथ। लाइक इस चीज़ को समझो कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे, आपके जैसे न जाने कितने लोग होंगे। जितने लोग सिर्फ फैक्ट्स 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 या मोनोटोनस कंटेंट लिख के आ जाएंगे ना, इवैल्यूएटर का उनसे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगा। और उसी बीच में इवैल्यूएटर को एक खास कॉपी मिलती है जिसमें उस बच्चे ने फैक्ट लिखने के जगह या फिर पूरा का पूरा कंटेंट डंपिंग दैट वी से, उसके जगह उसने एक बहुत प्यार से अपनी बात को रखने की कोशिश की है। ऑब्वियसली ये वाला जो स्टूडेंट रहेगा ना, ये एक्स्ट्रा मार्क्स, इसको जो एज मार्क्स मिलते हैं वो ज़रूर मिलेंगे। एंड यूपीएससी इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। कंटेंट सबके पास है, कंटेंट कहीं से भी आ सकता है। फोकस हमें करना है कि हम लिमिटेड कंटेंट के साथ हम एक बेस्ट आंसर कैसे लिख पाए। ये चीज़ अभी तक बहुत लोगों से नहीं हो पाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पैसिव प्रिपरेशन करते हैं। फिर वो जब एग्ज़ाम में बैठेंगे उनको लगेगा अरे ये वाला टॉपिक है, इसको भी लिख देते हैं, ये वाला डेटा इसको भी लिख देते हैं, कोई फ्लो नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, बस लिख के आ गए हैं। तो ये पैसिव प्रिपरेशन जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। सेकेंड, आप लेक्चर देखे जा रहे हो, भाई ये पेपर 1 नहीं है कि आपने कोई एक टॉपिक के बारे में पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से, हाँ टाइड्स के बारे में पढ़ा, स्प्रिंग टाइड नीड्स टाइड्स के बारे में आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया, आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, उसको मार्क कर दिया। नहीं, यहाँ पे पेन चलाना होगा, पेन से लिखना होगा। कोई भी टॉपिक, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लिख के देखना होगा कहाँ तक पर कर पा रहे हो, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तभी तो अगर एग्ज़ाम में मुझे दिखा कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन पे ऐसे नहीं लिख पाती हूँ तो मैं ये वाला जो मेरा ऑप्शन रहेगा तो मैं उसे हटा दूँगी। तो इसमें प्रैक्टिस इज़ द की। ठीक है, सिलेक्शंस जो है, देखो सिलेक्शंस जो है ना वो डेली लिखा जाता है, डेली प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। फिर उसके बाद है लॉजिकल आंसर स्ट्रक्चर, जो मैंने बोला कि आंसर में एक फ्लो होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। ग्रामर, ग्रामर कितने मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स का आता है। अपार्ट फ्रॉम ग्रामर जो भी हमारा कंटेंट रहता है इसमें हम 8 मार्क्स बहुत जी जान लगा दे, बहुत प्रैक्टिस कर ले तो भी हम 50 to 60% मार्क्स ले पाएंगे। 100% यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, आपको इंग्लिश में जब स्कूल में पढ़ाया जाता तब भी आप देखते थे बहुत अच्छा आंसर लिखो तब भी 100 नहीं मिलता है। दिस इज़ द रूल ऑफ लिटरेचर। लेकिन ये जो 25 मार्क्स है ना, जो ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं, मुझे यहाँ पे एक एज मिलता है कि मैं इसमें 25 से 25 स्कोर कर लूँ। 25 नहीं भी तो 22-23 तो स्कोर कर ही लूँ, और ये मुझे करना बहुत ज़रूरी है। बट होता क्या है, मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स, उनका क्या है कि उन्हें लगता है कि उनका इंग्लिश बैकग्राउंड है तो वो ग्रामर को हैंडल कर लेंगे। जब हम ग्रामर को फिर बाद में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है लेकिन हम वो करते आए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें क्लियर करना है। फिर उसके बाद फ्रेजेस हो गए। अब सेंटेंस देख रहे हैं, अब सेंटेंस में पता ही नहीं चल रहा है कि गलती कहाँ है, तो ग्रामर प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाता है। एक इवैल्यूएशन लूप, देखो एक चीज़ तो आप भी एडमिट कर दो, मैं भी एडमिट करती हूँ, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा क्या बोले बायसनेस है।
आप अगर सीएससी के पेपर को देखोगे, सीएससी के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे देखोगे, वहाँ का इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड कितना अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं खुद भी इवैल्यूएटर रह चुकी हूँ, मैंने एक बहुत सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सीएससी के भी इवैल्यूएशन किए। जितना अच्छा सीएससी का इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ पूरे इंडिया के, उतना ही बेसिक या बिलो बेसिक सीएपीएफ का है। पता नहीं ऐसा क्यों, जबकि इसमें भी आंसर राइटिंग है, इसमें भी आंसर राइटिंग है, इसके लिए भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है, इसके लिए भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है। शायद यहाँ के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि क्या क्वेश्चन का डिमांड कर रहा है। बहुत कम लोग, बहुत कम स्टूडेंट, मैं खुद भी, मेरे जितने भी असिस्टेंट कमांडेंट फ्रेंड हैं, मैं उनके बारे में भी बात करूँ तो देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनको पता है कि वो आर्ट क्या है जो आंसर लिख सके, जो एक अच्छा आंसर लिख सके। वरना क्या होता है, जो भी लोग एग्ज़ाम में जा रहे हैं, इन जनरल कहाँ तक मार्क्स आता है, 75 to 85 ये होता है जो मार्क्स, जो आप देखोगे कि जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें लोगों का मार्क्स। जिन लोगों ने जेन्युइनली थोड़ा सा तैयारी किया उनका कहाँ तक जाता है, 85 to 95। इससे बियॉन्ड उन्हीं का जाएगा ना जिन्होंने ये समझा है कि पेपर डिमांड क्या करता है। और ये चीज़ मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, और मैं इसी बेसिस पे बोल रही हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड्स जितने भी मेरे असिस्टेंट कमांडेंट रहे, स्टूडेंट्स में, उन सब के बीच में ना मैंने ये ट्रेंड देखा है। तो इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड सीएपीएफ का एक वो स्टैंडर्ड जो लेवल होना चाहिए वो अचीव कर ही नहीं पा रहा है। उसके वजह से दिक्कत क्या हो रही है, आपने एक पेपर लिखा, कहीं पे भी आप जा रहे हो टेस्ट लिखने, आपको चेक कैसे हो रहा है, आपको एक कमेंट दिया जा रहा है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सही करो, आपको दिया जा रहा है कि ऐड मोर पॉइंट्स, आपको दिया जा रहा है राइट नीटली। अब ये जो 3 चीज़ है, ये तो मैं शायद, अगर मैं कोई पुराने, कोई नए बच्चे को भी दे दूँ तो शायद वो ये पॉइंट्स बोल पाएगा। मेन चीज़ कहाँ है, मेन डायरेक्शन कहाँ है, मेन डायरेक्शन कैसे बताएं कि चैलेंजेस पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन के कोर डिमांड में चैलेंजेस है, या फिर हम कैसे बताएं, क्यों नहीं ये बताया जाता है कि अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में है तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स का आएगा और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन नेशनल इनिशिएटिव्स का आएगा। आपको ये क्यों नहीं बताया जाता है कि डायमेंशंस को कवर कीजिए, एस्से में डायमेंशंस कवर होना चाहिए। वो छोड़ो, आई हैव सीन वन पेपर, यूपीएससी का पेपर आप ऐसे देखते हो राइट, और दोनों साइड से मार्जिन रहता है। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग एज अ स्टूडेंट, बाद में जब मैं इवैल्यूएटर बनी तब भी दे यूज टू से कि बाउंड्री लाइन को ना टच नहीं करना है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग का रीज़न बनता है। आई हैव सीन मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स जिनके कॉपी में ये चीज़ भी स्पेसिफिकली नहीं बताई जाती है, एंड अगर आपको बताई गई ना तो तुम कहोगे आपको बेसिक्स तो कवर किया गया, बट ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड होते हैं ना, इसको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। और उसके साथ साथ सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँ कि अरे ये सारे कोचिंग तो इवैल्यूएशन ख़राब करते, नहीं, देयर आर मेनी इवैल्यूएटर्स जो स्टूडेंट बेनिफिट में काम करते हैं, बट उसके साथ साथ सेल्फ इवैल्यूएशन, आप खुद का इवैल्यूएशन, खुद के कॉपीज़ का इवैल्यूएशन किस हद तक करते हो, ये आर्ट भी आपको आना ज़रूरी है। और लास्ट बट सबसे मेजर कंसर्न, कितने आंसर्स लिखे हो। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने आंसर्स लिखे हो, आप में से कितने लोग हैं जो डेली आंसर्स लिख रहे हैं, चलो पीवाईक्यू पे ही लिख दिया, किसी पे भी लिख दिया, कितने लोग हैं। मैं सच बोलूँ ना तो बहुत कम लोग होंगे, और वही एक रीज़न है कि आपका हाथ नहीं बैठ पा रहा है। वो कहानी सुनी है ना कि कुआं में इतनी बार रस्सी को घिसा गया कि उसमें रस्सी के दाग हो गए, वो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि आंसर राइटिंग डिसिप्लिन आ ही नहीं रहा है। इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन है, आगे हम लोग बात करेंगे। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ यतीशा राय। जितने लोगों को नहीं पता है, मैं ऑलरेडी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉपर मेरा इंट्रैक्शन रह चुका है। आई हैव बिन टीचिंग फॉर पेपर 2 स्पेसिफिकली, पेपर 2 एंड इकोनॉमिक्स एज वेल फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम। पेपर 2 में मेरा टीच करने का रीज़न ये था, देयर वाज अ टाइम जब मैं स्टूडेंट फेज़ में थी कि मैंने इस पेपर 2 पे, ये जो सेगमेंट है इस पे मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने इट वाज लाइक कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये पेपर बनता कैसे है। तो उसके जितने भी डायमेंशन, जितना भी आर्ट पॉसिबल है ना, उसको मैंने निचोड़ लिया था कि ओके ये है पेपर 2, ये ट्रिक है पेपर 2 का। इसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि जो मेरा 2024 का जो एक अटैम्प्ट था, जो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, उसमें मुझे
पेपर 2 में 106 मार्क्स मिले थे। आप अगर उस टाइम के या फिर आप किसी भी ईयर के अगर आप पेपर 2 का मार्क्स देखोगे, आपको ध्यान में होगा कि कोई लोग होंगे जो 2024 में अटेम्प्ट देंगे कि उस टाइम का पेपर अच्छा खासा लेंदी भी था, और अब ये एक बहुत ही डिसेंट, मोर देन डिसेंट मार्क्स था, राइट। ये और मैंने भी देखा था कि बहुत ही कम लोग थे फाइनल लिस्ट में जिनका इस लेवल पे मार्क्स आया था। तो ये हुआ क्यों था? इसलिए क्योंकि मैंने पेपर 2 पे इतनी मेहनत करी थी ना। समवेयर आई न्यू कि पेपर 1 हो जाएगा, बट देखो एक चीज़ है कि पेपर 1 आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनाता है, पेपर 2 आपको एक अच्छा रैंक देता है, और ये इन दोनों में डिफरेंस है। पेपर 1 आप अच्छा करो, आप बेस्ट करो, आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे। पेपर 2 रैंक लाने के लिए, एक डिसेंट रैंक लाने के लिए ना बहुत ज़रूरी है। एंड गाइज प्लीज़ कंसिडर वन थिंग, यू आर गोइंग टू डाई विद दिस रैंक। आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओ, आपका रैंक में अगर वो 400 सीट है और आपका अगर 399 रैंक आया है ना, तो ये आपको एक सेटिस्फैक्शन तो देगा कि यार मुझे असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब मिल गई। बट जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा साइकिल को शायद 20-30 साल हो जाएंगे, तब भी आपको लगेगा ना कि शायद अगर मैंने थोड़ा सा मेहनत किया रहता तो मैं इस रैंक से थोड़ा आगे रही होती। और इसका रीज़न ये है कि अभी आप उस भीड़ में हो जिस भीड़ में सब एस्पिरेंट है। एग्ज़ाम निकालने के बाद आप उस भीड़ में रहोगे जिसमें आपके सारे पीयर असिस्टेंट कमांडेंट हैं। फिर यहाँ पे ना कहीं जब ये डिस्कशन होता है ना कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, अच्छा तुम्हारे आई कैन से कि 19 तुम्हारे 19 रैंक थी, और मैं दूसरे के बारे में बात करूँ कि आपकी कितनी रैंक थी, तो आपकी 319 रैंक थी। ये इसमें ना एक थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। और ये कहीं ना ये वाला जो मलाल है ना, इसको अगर दूर करना है, ऑल्दो अब तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है, एक टाइम पे CAPF के बारे में लोगों को पता नहीं था कि अब तो पेपर 2 में भी आपको अच्छा मार्क्स चाहिए अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, बट रैंक भी चाहिए। और इन दोनों के लिए पेपर 2 को एम्फेसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डोंट रेफर टू दोज टॉपर जो CSE के लिए तैयारी कर रहे हैं और बोलेंगे कि मैंने तो CSE की तैयारी की थी, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले बस पेपर 2 को ओवरव्यू किया था और मेरा एग्ज़ाम निकल गया। नहीं, वैसे नहीं करना है। एग्ज़ाम को थोड़ा सा हमें सीरियसली लेना है, ओके। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी 2024 में। पेपर 1 पेपर 2 में मेहनत अच्छा खासा हुआ। फिज़िकल मेरा नहीं हो पाया था, लॉन्ग जंप आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई, जिसकी वजह से माई जर्नी एज अ स्टूडेंट एंडेड। बट आफ्टर दैट ना आई रियलाइज़ कि ये जो मैंने पेपर 2 में जो मास्टरी करी है ना, ये किसे हेल्प करेगा? ये उन लोगों को हेल्प करेगा जिन्हें पेपर 2 का ये मास्टरी करने में टाइम लगता है या उन्हें समझ में नहीं आता, या मैं उनके लिए रास्ता ईजी कर सकती हूँ। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मेरा स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था ना कि चलो मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बन पाई, लेकिन मैं अपने बिहाफ में कुछ लोगों को ज़रूर भेजूंगी जो डिज़र्व करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट बनना, और जस्ट बिकॉज वन थिंग और टू वन अनदर थिंग वो रुक पा रहे। एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। कहीं ना कहीं मेरे सारे स्टूडेंट से इमोशनल कनेक्ट भी मेरा इसलिए बन जाता है बिकॉज मैं उनमें खुद को देखती हूँ। एक अच्छा खासा टाइम आप जब स्टूडेंट रहोगे, फिर आप जब टीचर बनोगे और आप देखोगे कि नए नए बच्चे आ रहे हैं जो एक चीज़ के लिए परेशान है, आपके पास वो सोल्यूशन है, तो आपको मन करेगा कि आप इनको सर्व करो, इनको डायरेक्शन दो। और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए, मैं खुद के लिए मैं बोलूँ तो मेरे लिए लाइट हाउस बन गया। द टाइम जब पेपर आपका नहीं हो पाता है, बहुत ही एक फिज़िकल की वजह से नहीं हो पाता, आप बहुत ही लो पॉइंट पे रहते हो, राइट। उस टाइम पे फिर जब मैंने स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट किया, लगभग 130-140 स्टूडेंट्स थे। इन स्टूडेंट्स ने मुझे एक डायरेक्शन दिया, मुझे कहते ना होप देना, फिर से कॉन्फिडेंस देना, ये स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन था। मैं सीधे कह सकती हूँ कि ये स्टूडेंट मेरे लिए लाइट हाउस बने थे उस टाइम पे, कि नहीं मैम आप करो। गाइड के टाइम पे भी जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वो सुन रहे हैं, जैसे उनके जो कंसर्न्स है वैसे मैं सुन रही हूँ। एक प्रॉपर इंट्रैक्शन वॉज समथिंग जो मेरे लाइफ का सबसे गेम चेंजिंग इवेंट था। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड। और यहाँ से मेरी जर्नी फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ टीचर स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद मैंने बहुत प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया भी अच्छे खासे नंबर में, बी एड फाउंडेशन, बी एड आफ्टर द एग्ज़ाम, एक कनेक्ट बना रहा, पढ़ाया भी। धीरे धीरे करके ये कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गई, बट फॉर सम रीज़न मुझे वो प्लेटफॉर्म को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद भी ऐसा एक सिचुएशन आ गया कि देयर वर सम स्टूडेंट्स हु वर कनेक्टेड विथ मी, जिनको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे रही थी। बट धीरे धीरे करके वो जो एक स्टूडेंट की कम्युनिटी पहले बनी थी और उनके थ्रू
वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो दूसरे कम्युनिटी जो बन रही थी, इनको एक कॉल था। मैं धीरे धीरे करके एक बहुत ही छोटे ग्रुप को गाइड कर भी रही थी थ्रू आउट द मंथ्स जो लास्ट 10-11 महीने रहे। बट नाउ आई रियलाइज कि वो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। बहुत लोगों से बात हुई, बहुत स्टूडेंट से बात हुई, और वहाँ से ये जो हमारा लाइट हाउस इनिशिएटिव है वो स्टार्ट हुआ। क्योंकि हाँ, लोगों को ज़रूरत है, एंड इफ़ आई नो कि आई कैन सर्व द पीपल, आई विल सर्व द पीपल। ओके, अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं देखूँ कि राइट नाउ आई एम इन दिल्ली, अब मैं देखूँ कि एक कोई स्टूडेंट है हु इज़ इन चेन्नई, हु इज़ इन रांची, हु इज़ इन राजस्थान, सबको एक चीज़ ज़रूरी है पेपर में फोकस करना, चाहे उसने इस साल एग्ज़ाम दिया, पिछले साल एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, पहला अटैम्प्ट है या लास्ट अटैम्प्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? ऑब्वियसली आंसर राइटिंग में PYQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला तो कि आपको तरीका पता हो, यू नो द स्ट्रैटेजी, एंड सेकेंड इज PYQ। एंड मेरा तो हमेशा मानना है कि PYQ पढ़ो, PYQ को समझो। PYQ आपके लिए PYQ एक डायरेक्शन का काम करना चाहिए, और PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC का कोई भी एग्जाम दो, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट जस्ट PYQ ऑफ CAPF। ठीक है, लास्ट ईयर भी जब मैं क्वेश्चंस बनाती थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ CAPF के PYQ के बेसिस पे नहीं बनाती थी। मैं बाकी जो UPSC के एग्ज़ाम होते हैं, LDCA, ये सब के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें भी जो UPSC ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसको भी ट्रेंड एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाया जाता था। एंड आपको ये चीज़ ध्यान में होगा कि UPSC लास्ट 2-3 जो एग्ज़ाम ले रही थी LDC ये सब के, उसमें UPSC फिलोसफिकल एस्से पे पूछ रही थी क्वेश्चन। लास्ट ईयर जब मैंने टेस्ट बनाए थे तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि आई विल बी आस्किंग यू सम फिलोसफिकल एस्से टॉपिक्स, क्योंकि UPSC शायद इस बार पूछ सकती है, एंड UPSC डिड दैट इन द ईयर 2025। तो PYQ एनालिसिस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर कुछ को समझने के लिए PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमारा जो मेन इनिशिएटिव रहेगा वो रहेगा PYQ इंटेलिजेंस का। इसमें क्या रहेगा? इसमें हम लोग YouTube प्लेटफॉर्म पे पूरा का पूरा जो UPSC के CAPF के जो इम्पोर्टेंट PYQs हैं, और बाकी एग्ज़ाम्स के अगर एस्से के PYQ अगर मुझे लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसका पैटर्न, उसका तरीका, उसका जो भी चीज़ ज़रूरी है ध्यान देना, जो भी चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। PYQ डायरेक्शन देगा। अब जो मैंने बताया आपको 25 मार्क्स किसके? ग्रामर के। अब ये कैसे? देखो, पूरा का पूरा ग्रामर तो पढ़ा नहीं जा सकता है। 50-51 दिन बचे हैं। हर दिन मैं तुम्हें तो नहीं बोल सकती कि 3 घंटा ग्रामर पढ़ो, नहीं। बट मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं एक एक दिन एक एक स्पून टाइप का तुम्हें ग्रामर फीड करा सकती हूँ। तो इसके लिए क्या होगा कि एक यूट्यूब शॉर्ट आएगा हर दिन, जिसमें ग्रामर का वन रूल जिस पे UPSC क्वेश्चंस पूछ चुका है, उस पे एक शॉर्ट्स आएगा। आपका काम है आपको वो शॉर्ट्स को देखना और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ये कहते हैं ना कि छोटा छोटा ब्रिक बाय ब्रिक आपका ये पूरा का पूरा ग्रामर का सेक्शन चलेगा। फ्रेजेस पे बाद में एक प्रॉपर ही आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। जो फ्रेजेस आपको सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं है, कि नो रटिफिकेशन ज़रूरी है थोड़ा फ्रेजेस में, मैं ये नहीं कहूँगी कि रटना नहीं है, बट फ्रेजेस को डिकोड कैसे करें इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग को अगर अभी ही ये चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, हम लोग फ्रेजेस पे प्रैक्टिस तो ज़रूर करेंगे। ये हो गया हमारा PYQ इंटेलिजेंस, 60 सेकेंड ग्रामर। नाउ वन थिंग आई नो, देखो लास्ट 3 to 4 मंथ्स में मेरी स्टूडेंट से बात हो रही है। इनफैक्ट अभी अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो 3-4 वीक में मेरी स्टूडेंट से थोड़ी ज़्यादा बात हो रही है। एंड एक चीज़ हमने ऑब्जर्व किया है कि पेपर 2 में आंसर राइटिंग को लेकर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पा रहा है। इट इज़ मोर लाइक कि या तो लिख नहीं पा रहे, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, स्टार्ट हो रहा है तो प्रॉपर एंड नहीं हो पा रहा है, पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ये बहुत सारे कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स के, जो मैं टाइम टू टाइम उनसे बात करके इस चीज़ को समझ रही हूँ। और मैंने ये चीज़ देखा है कि ये अच्छे खासे प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स है जिनके साथ ये चीज़ हो रहा है। इनके लिए एक मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम लोग हर दिन डेली एंड राइटिंग इंजन टाइप का एक
प्रोग्राम रहेगा, जिसमें हर दिन हम लोग 7 बजे, शाम के 7 बजे, लेट मी स्पेसिफाइड, ताकि अगर कोई जॉब ये सब भी करे तो उनको उस टाइम तक आई गेस फ्री हो जाते। शाम के 7 बजे से 2 घंटे के लिए हम लोग लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। इसमें बहुत ही गाइस रिगरसली ये प्रैक्टिस होने वाली है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू टॉपिक, मैं आपको उस टाइम पे गाइड करूँगी, ऐसे लिखो, इस डायरेक्शन में जाओ, इस तरह से करो। ये उन बच्चों के लिए होगा कि जिनको नहीं हो पा रहा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, या जिनको ये है कि इसमें थोड़ा सा एक डायरेक्शन चाहिए और वैसा हो रहा है, राइट। तो उनके लिए ऐसा होगा कि पूरा का पूरा रेगुलरसली 2 आवर्स आपको मेरे साथ डेडिकेट करना होगा। जिस पेस से मैं जाऊँगी, ऑल्दो मेरा पेस एक बहुत जेन्युइन पेस रहेगा, आपको भी उस पेस से जाना होगा और उस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, इसकी नॉमिनल फ़ीस कुछ रहेगी, जो आप लोग जब टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ोगे तो आपको वहाँ पे आप उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। सेम विथ हमारे टेस्ट हमारा बाकी कन्वेंशनल टेस्ट के जैसा नहीं रहेगा। देखो, माई सोल पर्पज़ इज़ कि तुम्हें लिखना आए और उसके साथ साथ तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। तो टेस्ट में हम लोग ऐसे करेंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, यू विल राइट द आंसर। इवैल्यूएशन के लिए फिर अब अगेन आपको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सबका इवैल्यूएशन कर पाऊँ, तो इसके लिए नॉमिनल फ़ीस रहेगी जो आप ग्रुप में इंक्वायरी कर सकते हो। बट इसके साथ साथ आपको ये चीज़ ध्यान में देना है कि आंसर राइटिंग का फ्लो, आंसर राइटिंग का डायरेक्शन, एंड मैं जेन्युइनली बता रही हूँ गाइज, एज अ सीनियर मेरे से ये बात हमेशा याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर करेगा तो वो होगा आपका कॉन्फिडेंस। एंड प्लीज़ 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 कंटेंट के पीछे मत भागिए, बहुत सारे कंटेंट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इस पे आपको काम करना होगा। PYQ एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ भी डायरेक्शन चाहिए, अगर आपको एक बार इंट्रैक्शन करना है कि कोई सीनियर है जिससे आप बात कर सको, आई विल बी देयर फॉर यू। यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम और हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, मैंने उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन बताया, इवैल्यूएटेड टेस्ट भी के लिए भी ऑप्शन बताया। बस आप करो, मैं जनरली बता रही हूँ ना, आप करो। एक इंसान भी अगर मेरे साथ मिलके वो मेहनत करेगा ना, तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये सफल हो गया। बस करो भाई, वो चीज़, वो जज्बा लाओ, एंड वो इस तरह से करो कि जो अभी तक नहीं कर पा रहे हो उसको मुझे नेक्स्ट 50 डेज़ में करना है। तुम्हें, अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ ना, तो तुम्हें इस साल सिर्फ नेक्स्ट 51 डेज़ के लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अब आराम से अपना जिम जाना, एक्सरसाइज करना, बॉडी बनाना, फ़ोटो लेना और फिज़िकल की तैयारी करते रहना, मेडिकल की तैयारी करते रहना। इस साल सिर्फ 51 डेज़ पढ़ो, बट इतना पढ़ो कि फिर आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस साल तो एटलीस्ट नहीं ही पढ़े, ठीक है। और आपको भी पता है क्या पर्क्स हैं, क्या बेनिफिट है। असिस्टेंट कमांडेंट आपका भी ड्रीम है, मेरा भी ड्रीम है कि अब मैं नहीं जा पाई और लोग जाएं वहाँ पे, मुझे रिप्रेजेंट करें। इस तरह से हम लोग का चलते रहेगा। PYQ अगेन मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है या जिन्हें चाहिए बियॉन्ड दैट, तो उसके लिए आप लोग इंक्वायरी कर लेना। दैट इज़ इट। कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा अगर जानना है तो आप ग्रुप में प्रॉपर इंक्वायरी कर सकते हो। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इसमें पुट कर दूँगी। वाई लाइट हाउस UPSC, आई गेस अभी तक आपको हमारा एजेंडा समझ में आ गया होगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सब पे बातें करेंगे। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।